मैं राम सुरेश सिंह, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी नवंबर के बच्चों के लिए संस्कृत विषय में लेकर उपस्थित हूँ। आज व्याकरण खंड में लेकर उपस्थित हूँ समास प्रकरणम। प्यारे बच्चे, आप हिंदी में भी समास पढ़े होंगे, ठीक उसी हिंदी समास को आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले आरंभ में संस्कृत में ही समास होता है और संस्कृत के समास से ही हिंदी समास बनती है। क्योंकि सब कोई जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं को जन्म देने वाली है। तो संस्कृत से ही हिंदी बना है, इसलिए संस्कृत व्याकरण भी आपके लिए भारी नहीं होगा, सुलभ होगा, आसान होगा। अगर हिंदी व्याकरण आप पढ़े हैं, सही सलामत याद किए हैं, मेहनत किए हैं, हिंदी व्याकरण में अगर आप समास जानते हैं, तो आज संस्कृत व्याकरण में भी इस ऑनलाइन के माध्यम से समास को अच्छी तरह से जान लेंगे। और जब मैं आपको समास पढ़ा दूं, तो इस सीडी के पढ़ने के बाद आप किसी भी लेखक के संस्कृत व्याकरण उल्टेंगे और संस्कृत व्याकरण में समास प्रकरण अध्याय निकालेंगे और उस समास प्रकरण अध्याय में जितने भी शब्द दिया है उसकी पहचान करेंगे कि उस शब्द में कौन सा जो है समास छुपा हुआ है, कौन सा समास में वह शब्द है। या समास अगर दे दे तो उसका उदाहरण आप कैसे देंगे, जैसे कैसे देंगे। अर्थात समास का नाम देता है तो यथा यानी जैसे देना होता है, जैसे अगर दिया है तो समास का नाम चुनना है। तो प्यारे बच्चे, हिंदी में भी आप पढ़े होंगे अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और नई समास। तो यह 7 जो आप पढ़ रहे हैं, यह हिंदी में भी आप पढ़े हैं। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और नर समास। आज उसी को हम व्याकरण रूप में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, नर समास। यानी इस तरह से संस्कृत और हिंदी समास में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं है। आपको भाषा है, संस्कृत पढ़ रहा है तो संस्कृत के रूप में ही आपको जानना पड़ेगा, हिंदी पढ़िएगा तो हिंदी व्याकरण के रूप में जानना होगा। तो देखिए, अगर आप पढ़े हैं तो आपको परिभाषा याद होगा, बहुत ही सटीक परिभाषा, कम जो है समय के लिए परिभाषा, जल्दी याद होने के लिए आपकी यह संक्षिप्त परिभाषा है। पहला है अव्ययी भाव समास, जिस शब्द का पहला पद अव्यय, जिस शब्द का पहला पद, पदों के मेल से शब्द बनते हैं, तो पहला पद जो होगा वह अगर अव्ययी भाव में हो तो वह अवश्य ही अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे उपगृहम, यानी इस घर का जो है विस्तृत रूप दिखाने के लिए ऊप लगाया गया, ऊप लगाने से इस घर का महत्व बढ़ा। यहाँ अव्यय समास है, अव्ययी पद है ऊप, इसलिए अव्ययी भाव समास हो गया। यथाशक्ति में यथा अव्यय शब्द है, इसलिए यह यथाशक्ति अव्ययी भाव समास हो गया। प्यारे बच्चे, दूसरा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हिंदी में भी आप पढ़े होंगे, जिस समासिक शब्द का विग्रह करने पर वह समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्राप्त कर ले, वह समास बहुब्रीहि समास होता है। परिभाषा भी यही होगा, हिंदी जैसा ही, और उसका जैसे भी हिंदी जैसा ही होगा। जो हिंदी में आप किए हैं उसी को संस्कृत में लिखेंगे तो संस्कृत व्याकरण होगा। तो जैसे का संस्कृत है यथा, तो यथा लिख दिए। पीताम्बर हिंदी शब्द है, विसर्ग देने से संस्कृत बन गया। लंबोदर हिंदी शब्द है,
इसका जो है ना विसर्ग देने से लंबोदरा बन गया, श्वेतांबरा बन गया। तो पीतांबरा, लंबोदरम, लंबोदरा और श्वेतांबरा यह संस्कृत के शब्द बना। ये सभी बहुब्रीहि है क्योंकि विग्रह करने पर इसका होगा पीठ अम्बरम यस्य यशः, पीठ अम्बरम यस्य यशः, पीला हो जिसका वस्त्र। हिंदी में हम क्या करते हैं तो लिखते हैं जिसका वस्त्र पीला हो, तो संस्कृत में होगा पीठम या अम्बरम यस्य स, जिसका पीला हो वस्त्र, तो वह होगा जो है विष्णु जी, लंबोदरा गणेश जी, लंबम उड्रम यस्य स, जिसका लंबा हो उदर, श्वेताम्बरम श्वेत अम्बरम यस्य स, जिसका श्वेत हो वस्त्र। तो बहुब्रीहि समास जो है समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्राप्त करता है। द्विगु समास हिंदी में भी आप पढ़े होंगे। जिस समासिक शब्द का पहला पद अगर संख्यावाचक में हो, गिनती में हो, तो वह होता है अव्ययीभाव समास। जैसे त्रिभुवन, तीन भुवन, तीन त्रि हो गया तीन, जो द्विगु समास में हो गया संख्यावाचक। चौराहा, चार राह, तो चार हो गया जो है गिनती में संख्यावाचक। पंचवटी, पांच हो गया आपको, पंच माने पांच, ये संख्यावाचक। तो संख्यावाचक जो भी होगा वह द्विगु समास होगा। प्यारे बच्चे, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हिंदी में भी आप पढ़े होंगे। जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो, पहला हटा दे तो दूसरा का अर्थ समान हो जाता है, और दूसरा हटा दे तो पहला का अर्थ समान हो जाता है, और दोनों एक साथ रहे तो शब्द का अर्थ विशेष हो जाता है। दोनों प्रधान होता है। राम लक्ष्मणऊ, राम और लक्ष्मण, च के रूप में इसमें च छुपा रहता है, यानी हिंदी के अनुसार और छुपा रहता है, और का संस्कृत च होता है। तो राम और लक्ष्मण, रामः च लक्ष्मणः च, ये विग्रह हुआ तोरे, रामः च विग्रह च, और दोनों को जोड़ देंगे रामः च लक्ष्मणः च, दोनों विग्रह हो गया। विग्रह किए इस शब्द को, राम लक्ष्मण को, रामः च लक्ष्मणः च। अगर दोनों को समस्त पद बनाएंगे, समस्त पद का अर्थ होता है सबको मिलाकर एक पद, अब विग्रह का अर्थ होता है एक से अनेक पद, जो हिंदी में भी आप पढ़े होंगे। कृष्णार्जुन, कृष्ण च अर्जुन च, कृष्ण और अर्जुन। उसी तरह से अहिनुकूलम होगा। कर्मधारय, पांचवा है कर्मधारय समास। तो जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद दूसरे पद के महत्व को बढ़ाता है, ऐसे शब्द को हम लोग जो है कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महापुरुष, महाकवि, यानी कवि तो सब है, महाकवि कालिदास, महाकवि लगा देने से सब कवियों में स्थान श्रेष्ठ हो जाता है कालिदास का। तो पहला शब्द महानता का बोध कराता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग जो है संस्कृत में या हिंदी में कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समासिक शब्द में कारक का चिन्ह छुपा हो, ने तत्पुरुष शब्द हो, ने को से में पर हे अरे, ये सब छुपा रहता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, देवपुत्र, देवताओं का पुत्र, का छुपा। तो इस तरह से जिसमें कारक छुपा रहता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। नए समास, जिस समासिक शब्द का पहला पद अ हो, यानी न के रूप में हो, नकारात्मक हो, दूसरा अगर भी हो, दूसरा अक्षर भी हो, तो उसका अर्थ भी न के ही रूप में होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जो है नज समास। का पुरुष न समास में आता है। अजात नज समास में आता है, अ होता है और न के रूप में है। अनर्थ, अनर्थ भी में भी अ जो है न के रूप में है। तो इस तरह से जितने भी होंगे वो सभी न समास के होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज मैंने आपको जो है समास प्रकरण पढ़ाया। समास वैसे आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं संस्कृत में भी,
इससे पहले जब व्याकरण हम पढ़ा रहे थे तो नवम और दसम का दोनों व्याकरण एक साथ पढ़ाए थे। तो आपको लगा होगा कि नवम का नहीं है, सर जी दसम में ही हम लोगों को एकत्रित करा है। और ऐसा बात नहीं है, व्याकरण किसी क्लास का नहीं होता है और सब क्लास का होता है। 8-9 में जो व्याकरण पढ़िएगा 10 में भी वही पढ़ना है, 11 में भी वही पढ़ना है, 12 में भी वही पढ़ना है। यानी व्याकरण वही होता है, उसका विस्तृत रूप थोड़ा हो जाता है। लेकिन व्याकरण अगर आप जानते हैं तो व्याकरण के आधार पर आप जो है अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आगे। व्याकरण ही जड़ होती है। तो व्याकरण हमने आपको पहले भी 10 और 9 दोनों एक साथ पढ़ाए थे, उसमें भी पढ़िए सीधी को। आज आपके लिए अलग पढ़ाए, लेकिन व्याकरण अलग होता ही नहीं है। फिर हम दसम में भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन फिर समास पढ़ाएंगे, दसम में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड का कूचन उलट कर देखिए उसमें भी समास है, नवम के कूचन उलट कर देखिए उसमें भी समास है। नवम के व्याकरण खरीदे हैं, नवम के लिए व्याकरण तो इससे सब क्लास का होता है, वही किताब नवम में भी चलता है, दसम में भी व्याकरण चलता है। लेकिन आप अपने जो है दृष्टिकोण से अगर नवम के लिए खरीदे हैं तो उसमें भी देखिए समास होगा। अगर आप दसम में जाकर खरीदेंगे या आपके बड़े कोई भाई बहन अगर लिया है व्याकरण दसमा के लिए तो उस संस्कृत व्याकरण में भी देखिए समास होगा। तो प्यारे बच्चे, व्याकरण सभी क्लास में पढ़ना है, इसलिए आप अच्छी तरह से इसको याद कर ले ताकि दसम वर्ग में आपको इसके आधार पर बहुत ही जो है मदद मिलेगा। और अगर पढ़ाई आपको चाहिए या ऑनलाइन सेवा चाहिए, अच्छा लग रहा हो तब मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा लग रहा हो और ये ऑनलाइन आपके सेवा हमेशा बरकरार रहे, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें तथा दोस्तों से शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि यह चैनल हमेशा आपके पास पहुंचता रहे और चैनल बरकरार रहे, चलता रहे। जय हिंद।